हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका IQ ज्ञान में। तो आज हम हिंदूज पेपर 21 मई का देखेंगे। जो एडिटोरियल्स और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम इसमें कवर किया हमने, और जो बाकी न्यूज़ है वो आपके एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं रखा है। और न्यूज़पेपर से आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर छूट गया हो हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और इस चैनल पर अपने अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके आप जो है बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप उनको शेयर कर सकते हैं। इसका PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका न्यूज है, एरोसोल्स कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर, वेंटिलेशन इज द की, सेज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कल डिवाइस कुछ गाइडलाइन एडवाइजरी इशू किया है कोविड को लेकर के। उन्होंने कहा कि एरोसोल्स जो होते हैं, बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो इस वायरस को लेकर के 10 मीटर तक जा सकते हैं। तो इसीलिए अब जरूरी है कि वेंटिलेशन जो आपके घरों में या जहां भी आप रह रहे हैं या फिर ऑफिसेज में, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, जिससे विल रिड्यूस द ट्रांसमिशन। तो ये गवर्नमेंट ने कल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी किसने जारी की है? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने एडवाइजरी जारी की है कोविड से कैसे और इन्फेक्शन को रोका जा सके, ट्रांसमिशन को कम किया जा सके। तो वेंटिलेशन कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। तो ये वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। आप घरों में, जहां भी आप ऑफिस में जाते हैं या हॉस्पिटल्स में, उन सब के लिए इन्होंने डायरेक्शन जारी किया है। इंप्रूव डायरेक्शनल फ्लो, एयर फ्लो डिक्रीजेज द एक्यूमुलेटेड वायरल लोड इन द एयर। तो वायरल लोड जो एयर में, मान लीजिए एयर फ्लो होगा तो वायरल लोड जो चला जाएगा, एरोसोल चला जाएगा आपके घर से, हवा से, तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। रिकमेंडेड एडिंग आउटडोर एयर इन ऑफिसेज, होम्स एंड पब्लिक ऑफिसेज। आउटडोर एयर मतलब आप घर की खिड़की और दरवाजे, मान लीजिए बालकनी है, उनको खोल के रखें ताकि बाहर का हवा जो है आपके घर में प्रवेश करे, ऑफिसेज में प्रवेश करे, और एयर ट्रांसमिशन जो एयर फ्लो बना रहे। ड्रॉपलेट, जैसा कि कहा जाता है कि जो ड्रॉपलेट हमारे जो मुंह से निकलता है जिसमें वायरस रहता है, वो 2 मीटर तक रह सकता है, लेकिन एरोसोल्स जो है 10 मीटर तक तकरीबन जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा खतरा है। तो हटमेंट में अगर देखें तो कुड बी इम्प्रूव बाय एडिंग जाली जाली और अदर सिंपल एयर आउटलेट्स। तो अगर हटमेंट्स, छोटे छोटे हटमेंट जो है, उसमें भी हम वेंटिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, जाली लगा के या सिंपल एयर आउटलेट को यूज करके। तो इन्होंने और अलग जगह के लिए भी बताया है। जैसे वर्क प्लेस अगर है, ऑफिसेज है, तो उन्होंने कहा कि डोर्स और विंडोज ओपन रखें। अगर AC भी आप चला रहे हैं तब भी आप इसको ओपन रखें ताकि वेंटिलेशन रहे। हॉस्पिटल्स के लिए इन्होंने कहा कि इंश्योर दैट वैक्सीनेशन आर वेयर कैरीड आउट इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज। तो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है, वैक्सीनेशन आप जो कैरी कर रहे हैं, तो वेंटिलेशन पूरा हो, वेल वेंटिलेटेड हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, अगर जैसे बसेज वसेज है, उनके लिए भी कहा उन्होंने कि विंडोज को आप खुले रखें और एग्जॉस्ट फैन को यूज करें। रूरल और सेमी रूरल एरिया की बात करें तो जो भी पर्सन मान लीजिए इंटर कर रहा है वहाँ पे सेंटर्स में, तो उसके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए उन्होंने कहा है कि बिफोर एंट्री फॉर विच आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स टू बी ट्रेन। तो इनको ट्रेन किया जाए कि जो भी पर्सन यहाँ पे इंटर कर रहा है बेसिकली रूरल सेमी रूरल एरियाज में, तो उनके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए, ताकि जो है अगर वायरस इन्फेक्टेड है और तो वो पकड़ में आ जाए, सर्विलेंस मेथड एक तरह से, ताकि रूरल एरिया में जो है उसको हम रोक सके पहुंचने से। तो ये एडवाइजरी है बेसिकली, जिसको कि गवर्नमेंट ने जारी किया है, इसको भी आप भी फॉलो करें। एंटी एरोसोल्स के बारे में थोड़ा हम बता दें। एरोसोल्स क्या है? बेसिकली माइन्यूट पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो एयर में, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं, जो हमें दिखते नहीं ज्यादातर। डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल। लिक्विड पार्टिकल भी हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है, कोलॉइड के फॉर्म में बेसिकली रहता है, जो गैसियस और लिक्विड एनवायरमेंट पे सस्पेंडेड रहेगा, गैसियस यानी एटमॉस्फेयर में या लिक्विड में, आप देख सकते हैं। सोर्सेज क्या होता है एरोसोल्स का? तो नेचुरल सोर्सेज जैसे हो गया आपका कि सी सॉल्ट जनरेटेड फ्रॉम ब्रेकिंग वेव्स, मिनरल डस्ट जो माइनिंग से होता है, सर ब्लोन फ्रॉम सरफेस बाय द विंड, डस्ट जो विंड से होता है, वॉल्केनो से भी जो इरप्ट होता है। तो ये नेचुरल सोर्सेज है एरोसोल्स का। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज मतलब हमारे कारण क्या 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 सोर्सेज है? इंक्लूड सल्फेट, नाइट्रेट एंड कार्बोनेसियस एरोसोल्स एंड आर मेनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबस्टन प्रोसेस। जो फॉसिल फ्यूल कंबस्टन होता है बेसिकली, उससे जो है एरोसोल्स ह्यूमन द्वारा जनरेट होता है। तो ये बेसिकली सोर्सेज हो गया। इफेक्ट की बात करें तो एक तो हमने देखा जो कि है मेनली, जिसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है एरोसोल्स का, ऐसा नहीं सिर्फ नेगेटिव है। तो इफेक्ट एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन, रिड्यूस विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कैसे रिड्यूस होता है? बेसिकली अगर आप बहुत सारा धूल होगा, आप देखते होंगे गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, धूल है, धक्कर है, तो उससे विजिबिलिटी जो है कम हो जाएगी। तो वो एरोसोल्स के कारण विजिबिलिटी भी कम होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अर्थ का रेडिएशन बजट, मतलब बेसिकली हीट बजट जो है अर्थ का, कि कितना हीट आ रहा है, कितना हम रेडिएट बैक कर रहे हैं, ये बजट को भी इफेक्ट करता है। कैसे? तो बेसिकली जो एरोसोल होगा तो वो बहुत बार होगा कि वो जो सनलाइट आया उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अलग डायरेक्शन में,
और बहुत बार एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसके कारण जो है रेडिएशन बजट जो है अर्थ का वो चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ कैन कुड डैमेज हार्ट एंड लंग्स। और एक इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव आप कर सकते हैं, न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स इन आइस क्लाउड्स। तो क्लाउड फॉर्मेशन में भी काफी हेल्प करता है ये एरोसोल्स। इसके ऊपर इसी के ऊपर बेसिकली ड्रॉपलेट्स बनते हैं और क्लाउड न्यूक्लियाई एक तरह से सर्व करता है क्लाउड ड्रॉपलेट्स के लिए, आइस क्रिस्टल्स के लिए। तो ये इफेक्ट है और एरोसोल का हम समझ लिया, क्योंकि बहुत बार न्यूज में आ रहा है, तो इसको आप प्रीलिम्स के लिए भी आ सकता है और मेंस में भी अगर आपको इससे रिलेटेड आए तो आप उसका डिफिनेशन एटलीस्ट लिख सकते हैं और उसका इफेक्ट जो है आप इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट का भी पार्ट हो गया, आपका इन्वायरमेंट का ही पार्ट हो गया, इसका इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट कर रहा है तो उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है डिक्लेयर म्यूकोरमिकोसिस एन एपिडेमिक, सेंटर टेल्स टू स्टेट्स। तो सेंटर ने कहा है कि जो डिजीज है ब्लैक फंगस डिजीज से जानते हैं हम ज्यादातर, इसको आप एपिडेमिक डिक्लेयर करें। क्यों एपिडेमिक डिक्लेयर करने से क्या होगा बेसिकली कि जो भी है ना हेल्थ फैसिलिटी जो भी है आपकी स्टेट में, गवर्नमेंट तो है ही, उसके अलावा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी होती हैं, कुछ स्क्रीनिंग सेंटर्स है, तो वो क्या करेंगे स्क्रीनिंग फॉर इट एंड रिपोर्ट करेंगे वो सारे केसेस को गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट के पास सही डेटा हो कि कितना ऐसा केसेज आ रहा है और कैसे हमें उसको डील करना है, क्या क्या कैसे वो हो रहा है, उससे कितने हमें दवाइयां चाहिए, सारे कुछ। ये बेसिकली हम देख रहे हैं ज्यादातर कोविड-19 पेशेंट से, जो कोविड-19 जो पेशेंट है वो जो रिकवर कर रहे हैं, स्पेशली जो स्टेरॉइड थेरेपी पे थे या शुगर कंट्रोल उनका नहीं था, उनके में ज्यादा ये देखा जा रहा है ये बीमारी। ऑलरेडी 3 स्टेट्स ने इसको डिक्लेयर कर दिया एपिडेमिक, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु ने। इसके बारे में यहाँ थोड़ा बताया गया, पहले भी हमने बताया इसको डिटेल में। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल से होता है, अफेक्ट वेरियस वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन्स और एंड काउज इंटरनल डैमेज टू ईयर, नोज, थ्रोट एंड माउथ। इसको डैमेज कर सकता है, ब्रेन तक की को अफेक्ट कर सकता है। इट इज नॉट कंटेजियस, फैलता नहीं बेसिकली, कैन बी फैटल इफ नॉट डिटेक्टेड अर्ली। तो ये एक प्रॉब्लम इसका। प्रिवेलेंस सेंटर यूएसए ने कहा कि कॉल इट सीरियस बट रेयर डिजीज है, ये बेसिकली ज्यादातर नहीं होता है, तकरीबन 0.14 केसेज पर 1000 इंडिविजुअल इंडिया जनरली, बट कोविड के बाद में देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा बढ़ गया है। मेन कॉज क्या है, डायबिटीज मिलिटस इज द मोस्ट कॉमन डाइंग कॉज। ये बेसिकली डायबिटीज जो है कंट्रोल में होने के कारण, इसके कारण ये डिजीज ज्यादा देखा जा रहा है। हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड, पेशेंट जो हो रहे हैं कोविड के पेशेंट, उनको ठीक करने में बहुत बार स्टेरॉइड का ज्यादा डोज यूज किया जा रहा है, जिसके कारण इम्यूनिटी कमजोर हो रही है पेशेंट्स की और उसके कारण ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इसका क्योर क्या है, बेसिकली एक एंटी फंगल ड्रग है जिसका नाम है एम्फोटर्सिन बी। इसको बेसिकली दिया जा रहा है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ कुछ समय तक के लिए इसको दिया जा रहा है, जिससे ये बीमारी कंट्रोल में हो रही है। सर्जरी माइट ऑल्सो भी वारंटेड, अगर कुछ पार्ट को इफेक्ट कर देता है, ईयर को, आपका नोज को, आई को, उसमें सर्जरी भी की जा रही है इससे बचने के लिए, अगर ज्यादा केसेस बढ़ जाता है तो ये बेसिकली म्यूकोरमिकोसिस के बारे में है। तो इसी से रिलेटेड और आपका आर्टिकल 8वां नंबर पेज पर, उसको भी हमने यही रखा है। इसमें वेयर इन ऑल गवर्नमेंट, इसको इसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर में नोटिफाई करने के लिए कहा है। इससे क्या होगा, ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज मेडिकल कॉलेज विल फॉलो गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ म्यूकोरमिकोसिस। तो जो भी एक जो सिंगल गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने जारी की है, एपिडेमिक को डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, सारी फैसिलिटी जो है उसको गाइडलाइन को मानेंगे और एक जो सिंगल पॉइंट जो प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन उसको फॉलो किया जाएगा, जिससे ये बीमारी से हम आसानी से लड़ पाएंगे। मैंडेटरी फॉर ऑल फैसिलिटी टू रिपोर्ट, उसके वजह से मैंने कहा कि आपको सारी फैसिलिटी को मैंडेटरी हो जाएगा कि आप रिपोर्ट करें जो भी ऐसा केसेज आपके पास आता है, तो ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को उसको आप रिपोर्ट करें। और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, बेसिकली जो सर्विलेंस का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का, उसमें वो हेल्प करेगा, डिजीज सर्विलेंस गवर्नमेंट कर पाएगी कि कहाँ पे कितने केसेज आ रहे हैं, कैसे इसको हमको डील करना है, आगे आगे के लिए पॉलिसी भी बनाने में मदद करेगा ये। नेक्स्ट आपका फ्रंट पेज पर ही एक आर्टिकल है, स्टालिन अर्जेस प्रेसिडेंट टू रिलीज राजीव केस कन्विक्ट। तो ये बेसिकली सीएम जो है तमिलनाडु के, उन्होंने फिर से एक रिक्वेस्ट भेजा है प्रेसिडेंट को कि इसको, इनको 7 कन्विक्ट्स है राजीव गांधी असैसिनेशन केस में, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रिलीज किया गया। उन्होंने ऑलरेडी जो है 30 साल जेल में काट लिया है। तो पहले जो इनका केस था बेसिकली एक नालिनी थी, उनका डेथ सेंटेंस उसको हुआ था, तो उनको कम्यूट कर दिया गया था लाइफ सेंटेंस में अंडर आर्टिकल 161। ये जो है गवर्नर के पास का पावर है, गवर्नर ने इसको कम्यूट कर दिया था, मतलब डेथ सेंटेंस को इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। और
सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस ऑफ 3 अदर कन्विक्ट्स, और बाकी 3 के कन्विक्ट का डेथ सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट कर दिया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। लेकिन चूंकि डेथ सेंटेंस को हटाने का, पार्डन करने का जो पावर है उसी प्रेसिडेंट के पास है, तो इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट फिर से किया है कि इसका डेथ सेंटेंस, जो सेंटेंस है, इसको विड्रॉ कर लिया जाए, मर्सी जो है उनको दी जाए। तो ये बेसिकली है इसमें। तो पार्डनिंग पावर को थोड़ा हम समझ लें, ये पॉलिटी का पार्ट है, तो आपने पढ़ा भी हो, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर में ये आता है। पार्डनिंग पावर बेसिकली क्या, आर्टिकल 72 में जब पावर प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल 161 में ये पावर गवर्नर के पास है, तो दोनों के पास ये पावर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये पावर बेसिकली क्या है कि ग्रांट पार्डन, मतलब जो भी आपको सजा मिली है उस पूरी तरह से हटा दी जाएगी। डिप्राइव डिस्पाइट रिमिशंस, ये बेसिकली क्या है कि आपको आपकी सजा कम कर देना, या आपकी सजा जो सजा है उसका फॉर्म चेंज कर देना। मान लीजिए आपका 10 साल की सजा है, उसको चेंज करके 7 साल की सजा कर दी जाएगी। और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस, ये सब पावर गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास है। सेंटेंस ऑफ डेथ भी होगा उस केस में भी। ये प्रेसिडेंट जो पावर कैसे यूज करते हैं, बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं, सारा पावर जो प्रेसिडेंट यूज करते हैं उनका होता है, वो सारा एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो इसमें भी प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के मुताबिक ही काम करते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको लिख के देते हैं कि आप मर्सी पार्डन इनको दिया जाए, तो उस पर प्रेसिडेंट फिर एक्ट करते हैं। 161 में भी गवर्नर के पास ये पावर है पार्डन करने का, रिमिशन, रिस्पाइट, रिमिशन, सब कुछ करने का। ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी पर्सन कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस में, एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड। तो ये यहाँ पे कंडीशन है कि जो स्टेट का जो जुरिडिक्शन के अंदर जो पावर है, उसमें अगर किसी को, उसके अंदर किसी को कन्विक्ट किया गया, किसी को सजा हुई है, उस केस में गवर्नर एक्ट कर सकते हैं, गवर्नर उसको मर्सी दे सकते हैं। थोड़ा डिफरेंसेस जो है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। पहला जो है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कोर्ट मार्शल को हटाने का, पार्डन देने का, गवर्नर के पास पावर नहीं है। डेथ सेंटेंस की बात करें तो इसमें भी जो है पार्डन देने का पावर, मतलब कि उसको डेथ सेंटेंस को हटा देने का पूरी तरह से कंप्लीटली, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। ये है कि गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को, या कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस को कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते हैं। और एक जो यहाँ पे इशू हो रहा है आपका तमिलनाडु केस में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स कैन नॉट यूनिलैटरली रिमिट सेंटेंसेज ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स इन केसेज इन्वेस्टिगेटेड बाय सेंट्रल एजेंसी अंडर सेंट्रल लॉ। तो अगर कोई कन्विक्ट है, कोई सजा दोषी है, उसको अगर सेंट्रल कानून के अंदर में, या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको मॉनिटर कर रही है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें स्टेट के पास पावर नहीं है उसको सजा को मुक्त करने का। इस केस में क्या है, सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई के पास ये जो सीबीआई जो सेंट्रल लॉ के अंदर में इसको देख रही है, तो इसीलिए ये पावर जो है किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पे जो है सीएम ने सेंटर को रिक्वेस्ट किया है कि आप इसकी सजा को माफ करें। ये यहाँ पे भी कहा गया इस आर्टिकल में, दी पर्पटेड ऑब्स्ट्रक्शन किया है फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ रिमिशन वाज पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई के पास पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन बेसिकली, इस कारण से यहाँ पे जो स्टेट गवर्नर के पास ये पावर नहीं है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर ही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, इसको वो सजा को माफ कर सके। आगे की खबर की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो अब है हम एडिटोरियल की तरफ मूव कर गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें कैसा आपको वीडियो लगा, और कुछ न्यूज़ जो है आप जानना चाहते हो, और जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको कैसा लगा। तो पहला जो एडिटोरियल है, गियर शिफ्ट टू पुल इंडिया बैक फ्रॉम टिपिंग पॉइंट। तो ये बेसिकली जो है पॉलिटिकली है, ये जो आर्टिकल इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है आपका। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है, फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने कमेंट किया है कोविड को लेकर के। तो WHO का, सॉरी, वर्ल्ड बैंक का डेटा, और है ना अपना ये इंडियन एजेंसी का डेटा इन्होंने बेसिकली कोट किया है कि कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, वो कितना कम है। इसको हम तो डेटा देख लेते हैं। डेटा इसलिए जरूरी है आपका एग्जाम जब में आप आंसर लिखते हैं सब्जेक्टिव में, तो स्पेशली आप अगर डेटा कुछ कोट करते हैं जो कि इंटरनेशनल एजेंसी का डेटा है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने बताया है, WHO ने बताया, तो उससे आपका आंसर पे अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, वर्ल्ड बैंक ने डेटा जो दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 85.7 फिजिशियन है पर 1 लाख पॉपुलेशन पे, यानी डॉक्टर जो इस तरह से 1 लाख पे सिर्फ 86 डॉक्टर्स हैं। इन 2017 की बात करिए, कंपेयर करें अगर, तो पाकिस्तान में ज़्यादा है, 98 है, 58 बांग्लादेश में कम है, आपका 100 श्रीलंका में है, और 241 जापान में है। तो इसको आप कंपेरिजन के दे सकते हैं कितना कम है। उसी तरह
सिर्फ 53 बेड्स हैं 1 लाख पॉपुलेशन पे इंडिया में। ये 2017 का डाटा है। और नर्सेज और अगर मिडवाइफ्स की बात करें हम, जो नर्सेज होती है तो 172.7 है पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये काफी कम है। बेसिकली इन्होंने जो कोट किया था वर्ल्ड बैंक में 2017 का डेटा में। इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये क्या है, लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक हेल्थ पर, वो बहुत ही कम है इंडिया का, अगर हम इंटरनेशनल डेटा देखें, कंपेयर करें। स्टैग्नेंट रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 1% ऑफ जीडीपी था आपका 13-14 में, और 1.28% रहा 17-18 में। तो मतलब कि तकरीबन उतना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है हेल्थ पर, जितना शुरू से, मतलब कि 7-8 सालों से सेम डेटा रहा है। ये सभी का इंक्लूड करके इन्होंने दिया। सेंटर, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो मिला के करती है उस, वो जो आपका है 1.28% था 17-18 में। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट जो है, जो एक्सपेंडिचर आप देखेंगे तो तकरीबन ज्यादा 68.6% जो है वो स्टेट का एक्सपेंडिचर है, और बाकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा इसमें करना चाहिए, बिकॉज मेन बॉडीज विद टेक्निकल एक्सपर्टीज आर अंडर सेंटर कंट्रोल। जैसे कि स्टेट लैक करस्पॉन्डिंग एक्सपर्ट बॉडीज, स्टेट के पास वैसे एक्सपर्ट बॉडीज नहीं है, तो सेंटर को ज्यादा रिसर्च और बाकी जो पब्लिक हेल्थ में ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए। जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हो गया, आईसीएमआर है, ये सेंटर के कंट्रोल में है, तो इसके मुताबिक सेंटर को ज्यादा इसमें देखना चाहिए हेल्थ को लेकर के। और एक कारण सेंटर का रोल क्यों ज्यादा इसमें होना चाहिए, स्टेट जो है का अलग अलग फिजिकल स्पेस है, और देखेंगे कुछ स्टेट्स अमीर हैं, उनके पास रिवेन्यूज है, कुछ स्टेट के पास रिवेन्यूज नहीं है, गरीब स्टेट है। इसीलिए डेफर जो है इसको भरने का काम सेंटर कर सकती है। तो ये एक उन्होंने कहा कि जो एक्सपेंडिचर का उन्होंने कहा, इंटर स्टेट वेरिएशन जो है इन पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये भी उन्होंने मेजर किया था। सेडा एक इंस्टीट्यूट है आपका, सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस, अशोका यूनिवर्सिटी, इन्होंने कुछ डेटा जो एनालिसिस किया वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखा गया कि अलग अलग स्टेट्स में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, यानी हर पर्सन पे कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो बहुत ही काफी वेरिएबल है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो ऐसे स्टेट जो बड़े स्टेट्स हैं, वो तकरीबन बॉटम रैंकिंग में है सारे इन पूरे 10-11 से 19-20 तक, इन सारे 10 सालों में तकरीबन ये जो है बॉटम पर ही रह गए, मतलब कि इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा नहीं है, सबसे कम है। उड़ीसा का एक अच्छा है। केरला और दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर काफी अच्छा रहा है, ऑल टाइम हाई पे है इनका। इसके अलावा एक और जो दिक्कत है, डिफिकल्टी, कंसर्न जो है, वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इंडिया में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ को लेकर के, वो अमंगस्ट हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है बेसिकली। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, मनी दैट पीपल स्पेंड ऑन देयर ओन एट टाइम दे रिसीव हेल्थ केयर। तो जब आप इलाज कराना, आपको मान लीजिए कुछ बीमारी का इलाज कराना है, तो उसमें जो कितना आप अपने जेब से दे रहे हैं, वो उससे कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये क्यों ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ इंश्योरेंस नहीं है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में क्या होता है, बार दाम कम होता है या तो फिर फ्री होता है इलाज, वो नहीं है। इंश्योरेंस नहीं होता है, इंश्योरेंस होने से क्या होगा, आपका जो बर्डन है एक्सपेंडिचर, वो इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। इन कारणों से इंडिया में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि एक और बड़ा कारण है इंडिया का पुअर, एक पॉवर्टी का। 62% टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज आउट ऑफ पॉकेट। जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ पर, उसमें 62% जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और सम द पुअरेस्ट स्टेट, जो पुअर स्टेट्स है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इसमें ज्यादा रेशियो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, और ज्यादा है इसमें। इससे क्या होगा, दिस मीन्स दैट पुअर इन द पुअरेस्ट स्टेट्स आर वर्स्ट विक्टिम ऑफ हेल्थ इमरजेंसी। ऑब्वियसली बात है, अगर वहां पे इंश्योरेंस नहीं, कुछ वैसा नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, तो जो पुअर है उस कैटेगरी में बेसिकली इन स्टेट्स में, उनको और ज्यादा जो है पैसा देना पड़ रहा है, और अपने जेब से खर्च करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वो पॉवर्टी में जा रहे हैं बेसिकली। ये हमने पहले भी कवर किया था। ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों का अगर आप देखें रूरल एरिया में भी हेल्थ पे इतना खर्चा करना पड़ेगा इलाज के लिए, कि भाई उनको कर्जा लेना पड़ रहा है वहाँ के जमींदार से, वहाँ के जो मनी लेंडर से, और उसके कारण वो कर्ज में डूब जा रहे हैं, पॉवर्टी में चले जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए भी जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा इंटर स्टेट वेरिएशन इन हेल्थ एक्सपेंडिचर हाईलाइट द नीड फॉर अ कोऑर्डिनेटेड नेशनल प्लान एट सेंट्रल लेवल टू फाइट द पेंडेमिक। तो जो इंटर स्टेट वेरिएशन हमने देखा, जो यहाँ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, तो इसके लिए जरूरी है एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड प्लान की जरूरत है। सेंटर हैज ऑलरेडी टाइटली कंट्रोल मेजर डिसीजंस। तो एडिशनल रिसोर्सेज रेज स्पेसिफिकली पेंडेमिक रिलीफ, जैसे कि पीएम केयर्स इन्होंने रिलीज किया, तो ये सब बेसिकली इनको जो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए यूज करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने कहा, सीडा ने जो एनालिसिस किया है कि फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन जो हुआ था, मतलब जो 45 प्लस जो हुआ या 60 प्लस जो स्टार्ट हुआ, उसमें देखा गया कि जो सेंटर ने प्रोक्योर किया और स्टेट्स को दिया वैक्सीन, लेकिन वो इंटर स्टेट वेरिएशन काफी है उसमें, और उसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों
कुछ कुछ स्टेट्स को आपने ज़्यादा वैक्सीन दी, कुछ स्टेट्स को कम वैक्सीन दी। एक जो है ट्रांसपेरेंसी लाने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन या इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के केस में। इसके अलावा और क्या सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सेंटर ने जो ये वैक्सीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी स्टेट्स पे डाल दी कि आप वैक्सीन प्रोक्योर कीजिए इंटरनेशनल मार्केट से। ये एक तरह से इकोनॉमिकली भी इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर एक सिंगल बायर की तरह काम करता तो इसमें क्या था, उसको अच्छे प्राइसेज मिलेंगे क्योंकि उसको पूरे देश के लिए प्रोक्योर करना था। तो पूरे देश के लिए अगर आप खरीदें तो लार्ज क्वांटिटी में अगर आप खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे दाम कीमत मिलेगी, सस्ती कीमत मिलेगी, जो सेंटर ने नहीं किया सिंगल बायर। उसके अलावा क्या फायदा होता, ट्रांसपोर्टेशन में भी स्केल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको भी ये होता कि हमें एक जगह डंप करना है बेसिकली वैक्सीन को, ट्रांसपोर्टेशन में उनको फायदा होता, एक लार्ज उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो वो दाम कम देते। उसके बाद सेंटर जो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था जैसे इन्होंने पहले किया। तो ये प्रोसीजर सही था जो सेंटर ने नहीं अपनाया। और क्या बेनिफिट है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज जैसे कि मेडिकल सप्लाईज हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, कैन इंटरनलाइज द एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटी इन हेल्थ। तो जो एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटी है कुछ स्टेट्स में कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कुछ स्टेट्स में ठीक है, तो जो डिस्पैरिटी है उसको बढ़ा जा सकता था, कम किया जा सकता था अगर सेंटर इसमें कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेती। तो डिसेंट्रलाइज मेजरमेंट से क्या हो रहा है, इनइक्विटीज है वो और बढ़ जा रही है क्योंकि कुछ स्टेट के पास पैसा ही नहीं है। ये जो पुअर स्टेट है तो वो कैसे वहां पर उसको भरेंगे, मतलब कि इलाज नहीं दे सकते हैं। तो इसमें सेंटर कोऑर्डिनेशन का बहुत ही जरूरी था, सेंट्रल इंटरवेंशन का। इट रिकमेंडेड, उसके बाद सीरा ने कुछ रिकमेंडेशन जो दिया, रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट, ये बनाना चाहिए सेंटर को, विच वुड स्ट्रीमलाइन डिजीज सर्विलेंस को स्ट्रीमलाइन करेगा, रिपोर्टिंग अच्छी होगी, coordinated public health management and policy responses across all levels of government, formulate policies to mitigate economic and social cost and communicate effectively about the health crisis। तो ये इस एजेंसी का काम होगा। तो ऐसी एजेंसी बेसिकली इन्होंने कहा है एक कोऑर्डिनेशन जो है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट के साथ, एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेट करके इसको लड़ सके इस बीमारी से। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये है सर्कमवेंशन हिंदी एडिटोरियल। तो इसमें जो बेसिकली कहा गया है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेडरल कंट्री विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग फीचर टू मेंटेन द बैलेंस एज वेल म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सेंटर एंड स्टेट। तो ये बेसिकली जो है सेंटर और फेडरल रिलेशन के बीच में कहा गया कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या अभी जो हाल के दिनों में कुछ मीटिंग्स हुई है जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इसको गलत बताया है। पहला तो एक तो सेंटर ने क्या किया, टू डिफ्रेन फ्रॉम बाईपासिंग द इलेक्टेड लीडरशिप। उन्होंने इलेक्टेड लीडरशिप जो मतलब कि सीएम्स हैं या जो इलेक्टेड जो लीडरशिप है स्टेट्स में, उसको बाईपास करके डायरेक्टली इंटरेक्ट करना स्टेट के ऑफिशियल से। जैसे कि दो यहाँ एग्जांपल दिया गया है। पहला तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने 2 वर्चुअल मीटिंग्स की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट ऑफिसर्स के साथ रिव्यू करने के लिए। दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने वर्चुअल मीटिंग की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के विद स्टेट सेक्रेटरीज इन चार्ज ऑफ एजुकेशन। तो ये 2 मीटिंग को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। राइटर ने कहा है कि ये बेसिकली आप जो है स्टेट का इलेक्टेड लीडरशिप जो है उसको आप बाईपास करके डायरेक्टली जो आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। एक तरह से जो फेडरल बैलेंस है उसको आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये बेसिकली इसमें है क्वाइट अनयूजुअल। इसमें एक एग्जाम्पल प्रेसिडेंट भी है, जैसे कि उन्होंने कहा पहले भी ऐसा हुआ है। जैसे कि राजीव गांधी ने एड्रेस किया था हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस रूल के अंदर में था, ऑन द इशू ऑफ पंचायती राज। तो इसको सही क्यों बोला जा रहा है, इसमें बताया क्योंकि सच डायरेक्ट इनिशिएशन परमिसेबल अंडर द, ये संविधान में परमिसेबल है, साइटिंग आर्टिकल 256 257। लेकिन ये क्या है बेसिकली आर्टिकल कि स्टेट आर ऑब्लाइज टू कंप्लाई विद लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। ये सब जानते हैं कि जो भी कानून बनाती है पार्लियामेंट उसको जो स्टेट को भी ऑब्लाइज करना पड़ता है, उसको कंप्लाई करना पड़ता है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और डायरेक्शंस जो है यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसको उन्हें फॉलो करना है। इस लिहाज से जो है ये जो है आपका कन्वर्सेशन है बेसिकली ठीक भी है और पहले भी यहाँ पे किया गया है। लेकिन अभी के केस में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके अंतर्गत में कोविड को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने उनके बातचीत की। हाउएवर इट वुड बी लार्जर इंटरेस्ट कंट्री इवेंट्स एंड डिस्कशंस आर हेल्ड इन सच ए वे दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट आर नॉट सीन टू बी अंडरमाइंड। तो ये बेसिकली है कि आपको जो है उस हिसाब से जो डिस्कशन जो भी है आपका पॉलिसी डिस्कशन, वो जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आपको हटाना नहीं चाहिए बीच में से। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यानी कि जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के ही ऐसे डिस्कशन या जो ऑफिसर्स के साथ जो आप मीटिंग कर रहे हैं वो करना चाहिए। ये बेसिकली जो फेडरल आपका पॉलिसी है उसमें आप लिख सकते हैं पेपर 2 में एक है ना इस केस स्टडी को, कि जो वक्तव्य हुआ, जो डिस्कशन हो रहा वर्चुअल मीटिंग्स, वो कहाँ तक सही है।
नेक्स्ट आपका है बैलेंसिंग एक्ट। ये बेसिकली जो है इजराइल और जो आपका जो फिलिस्तीन गाजा जो बॉम्बिंग हो रहा है उसको लेकर के इंडिया ने अपना जो स्टेटमेंट दिया था एज एन परमानेंट मेंबर है इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो कुछ दिनों पहले इंडिया ने भी अपना जो स्टैंड रखा था, तो उन्होंने ट्रेडिशनल सपोर्ट फॉर फिलिस्तीन काउज विदाउट अबेंडिंग इट्स न्यू फ्रेंड इंडिया। ये बेसिकली इंडिया ने एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम किया, इसराइल को भी क्रिटिसाइज नहीं किया बेसिकली और सपोर्ट भी किया फिलिस्तीन का। बट जो हमारा पॉलिसी रहा है 2017 के बाद से, इंडिया ने जेरूसलम को बेसिकली मेंशन नहीं किया यहाँ पर और दोनों से साथ समन्वय बैठा के रखने की कोशिश की है। 2017 के पहले जो इंडिया का पॉलिसी क्या था कि सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट बेस्ड ऑन द 1967 बॉर्डर एंड विद ईस्ट जेरूसलम एज कैपिटल। ये पहले पोजीशन था इंडिया को। अब चेंज होकर क्या हो गया, इंडिया ने अपने जितना भी इंडिया स्टेटमेंट देती है उसमें ईस्ट जेरूसलम को मेंशन नहीं करती है। तो ये डिस्प्यूटेड तरह से है इंडिया का और इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो मोरली जो इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली। और ये इंडियन जो सब अभी जो स्टेटमेंट दिया एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट है कि भाई इंडिया एनर्जी डिपेंडेंट है अरब वर्ल्ड पे। एनर्जी नीड जो हमारा जो भी है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वहीं से आता है। तो हम कैन नॉट एलिनिएट अरब वाइसेज और बी आइसोलेटेड इन जनरल असेंबली वेयर मोस्ट मेंबर्स कंट्रीज अपोज द ऑक्यूपेशन। तो बहुत सारे जो अरब कंट्री है इस ऑक्यूपेशन को अपोज करते हैं जो इजराइल का है। तो इसीलिए हम जो है उसके दूर भी नहीं रह सकते हैं और क्योंकि इजराइल हमारा एक क्लोज पार्टनर है तो उससे हम अलग भी नहीं हट सकते हैं। तो इस दोनों को देखते हुए इंडिया ने अपना ये बेसिकली स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट आपका जो आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये भी एडिटोरियल में है आपका। इसमें बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी है जो अभी जो कोविड को लेकर के जो है ना आपका सॉल्यूशन है बेसिकली जो इनका काम है ब्यूरोक्रेसी को उसको कंसर्न बताया कि वो सही नहीं बेसिकली। तो एक नई ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है बेसिकली जो है ना रिफॉर्म्स जरूरत है ब्यूरोक्रेसी में। इसको आप उसमें लिख सकते हैं रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी का। अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इस कोविड पेंडेमिक से कैसे जो है इंडिया लड़ रहा है बेसिकली ब्यूरोक्रेसी कैसे डील कर रही है उसका केस स्टडी देते हुए आप उसमें रिफॉर्म्स की बातें कर सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पे किया है। इन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी जो हमारे यहाँ पुरानी ब्यूरोक्रेसी है ऑलरेडी उसका जो एलिमेंट्स खत्म हो चुका है। वेवेरियन ये वेवर जो बेसिकली थे आपका थिंकर है, हिस्टोरियन थिंकर थे, सोशियोलॉजी में शायद आपने पढ़ा होगा। ये स्टिल ये जो इसमें क्या है कि जर्नलिस्ट ओवर स्पेशलिस्ट। तो इसमें कहा जाता है कि जर्नलिस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है स्पेशलिस्ट से। जर्नलिस्ट जैसे कि आईएएस हो गया आपका जिनको कि तकरीबन सारे एक्सपीरियंस है, और स्पेशलिस्ट जैसे कि स्पेशल सेवा होती है आईपीएस हो गया, रेवेन्यू सर्विस के लिए आईएएस हो गया, तो वो चीज़। तो ये वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी जो है थ्योरी जो है ये जर्नलिस्ट को प्रेफर करती है और स्पेशलिस्ट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस चीज को कि स्पेशलिस्ट सही है देन जर्नलिस्ट। स्पेशलिस्ट इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव टू रिमेन सबऑर्डिनेट टू जर्नलिस्ट ऑफिसर। अभी की बात कर रही है कि अभी जो देखे हैं तो जर्नलिस्ट ऑफिसर आईएएस जो है बेसिकली वो सुपरवाइज करते हैं और स्पेशलिस्ट जो है मान लीजिए उस डिपार्टमेंट में वो उसको सबऑर्डिनेट उसके नीचे रहते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो स्पेशलिस्ट है इस पेंडेमिक से डील करने में, हेल्थ केयर क्राइसिस से डील करने में, लेकिन उनको अंदर काम करना पड़ता है जर्नलिस्ट ऑफिसर से। और पॉलिसी ऑप्शंस हैव बीन लेफ्ट टू जर्नलिस्ट। जो पॉलिसी बनाना है, क्या पॉलिसी बनाना है, क्या चेंजेस करना है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग हेल्थ के केस में भी ये पॉलिसी ऑप्शन जो है जर्नलिस्ट देखते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि सही नहीं, बेसिकली स्पेशलिस्ट को इस पॉलिसी ऑप्शन जो है जो उनसे रिलेटेड है, उनके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, वो पॉलिसी उन्हें फॉर्मुलेट करने देनी चाहिए। जस्टिफिकेशन क्या दिया जाता है जर्नलिस्ट की जर्नलिस्ट सही है, ये कहा जाता है जर्नलिस्ट प्रोवाइड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कंपेयर टू स्पेशलिस्ट। तो ये देखा जाता है कि जर्नलिस्ट जो है जो उनका पर्सपेक्टिव होता है, सोच होती है, जो थिंकिंग होता है वो ज्यादा ब्रॉड होता है कंपेयर टू स्पेशलिस्ट, इसीलिए जर्नलिस्ट को पॉलिसी बनाने दिया जाना चाहिए। तो एक इन्होंने बात की है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, लीडरशिप ऑफ पोजिशन ओवर लीडरशिप ऑफ फंक्शन। लीडरशिप फंक्शन मतलब क्या है, मैंने पर्सन हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये होता है लीडरशिप ऑफ फंक्शन। ये आपका जो कंसेप्चुअल है इसको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप पोजीशन क्या होगा, जो पोजीशन में है, जो सुपीरियर है, वो उसका लीडरशिप एक तरह से। रोल ऑफ लीडर इज टू एक्सप्लेन द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ इशूइंग ऑर्डर। तो ये रोल ऑफ लीडर होता है कि आप जो सिचुएशन में एक्सप्लेन करें, ऑर्डर ना दे। और विवेरियन ब्यूरोक्रेसी प्रीफर्स लीडरशिप बेस्ड ऑन पोजीशन। ये विवेरियन ब्यूरोक्रेसी है, जैसा कि हमने देखा जर्नलिस्ट ओवर स्पेशलिस्ट। ब्यूरोक्रेसी हैज बिकम एंड इन इटसेल्फ रेदर देन मींस टू एन एंड। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में चेंजेज आ रहा है बेसिकली इन्होंने कोविड को लेकर कोविड कैसे हमने डील किया है वो क्योंकि सही हमने डिसाइड नहीं किया, सही प्रिडिक्शन नहीं हुआ, सही तरीके से हम डील नहीं कर पा रहे, हेल्थ क्राइसिस है, तो उसको लेकर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ब्यूरोक्रेसी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उसमें हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिजिड अदरेंस टू रूल्स जो है उसके कारण इनोवेशन नहीं हो पा रहे हैं।
कोविड-19 का एड जो जैसे बाहर से भी जो आ रहा है वो स्टक इन कम्बरसम क्लियरेंस प्रोसेस में, ये ब्यूरोक्रेसी के कारण है, ब्यूरोक्रेटिक डिले है। तो रिफॉर्म्स जो है, जो अभी रिफॉर्म्स कहा जाता है बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये भी इसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ये क्या करता है नया रिफॉर्म्स, प्रमोट प्राइवेटाइजेशन एंड मैनेजरियल टेक्निक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो ये बेसिकली जो अभी न्यू मैनेजमेंट रिफॉर्म्स जो है उसमें कहा जाता है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, बट ये भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें multiple players, market players with accountability for the COVID-19 so the private player has also failed in public service delivery। तो प्राइवेट सेक्टर भी जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में फेल कर चुके हैं। अगर हम कोविड को देखें तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है कि हम प्राइवेट प्लेयर को सिर्फ इन्वॉल्व कर दें, प्राइवेटाइजेशन करें, उससे भी हमें रिफॉर्म नहीं होने वाला। तो करना क्या है, सजेशन इन्होंने क्या दिया भाई, ब्यूरोक्रेसी में क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं हम, न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, मतलब कोलैबोरेशन के साथ, कोलैबोरेशन किसके साथ करना है, पब्लिक सेक्टर भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो, और सिविल सोसाइटी जैसे कि एनजीओ जो अभी आप देखें कोविड में भी काफी अच्छे काम कर रही हैं, तो इसको साथ में काम करने की जरूरत है किसी भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इफेक्टिव करने के लिए। तो ये इन्होंने सजेशन दिया है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, इसको आप आंसर में लिख सकते हैं नो डोमिनेशन ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, इसमें डोमिनेशन नहीं हुआ किसी का, सब मिलजुल के काम करेंगे। नेटवर्क ऑफ सोशल एक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर वुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी स्टीयरिंग द शिप रेदर देन ड्रॉइंग इट। तो ये फॉर्म ऑफ होना चाहिए कि भाई आप जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स में, चाहे वो एनजीओ हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, और ब्यूरोक्रेसी जो बेसिकली उसको दिशा दिखाएगी, एक दिशा तरह से दिखाना है उनको। तो इट नीड्स अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो बिहेवियर में भी चेंज लाने की जरूरत है। अगर हमें इसको इंप्लीमेंट करना है तो बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी को चेंज लाने की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की लाने की जरूरत है हायरार्की में, कि ऐसा नहीं हायरार्की है तो आपको उसको रिजिडली मेंटेन करना है। अगर लोअर के सबऑर्डिनेट के पास एक्सपर्टीज है, उसके पास नॉलेज है, वो कुछ कहना चाहता है, इनोवेशन लाना चाहता है, तो उसको लाने दिया जाना चाहिए। ओपननेस टू रिफॉर्म, तो रिफॉर्म अगर कुछ आ रहा है नीचे से भी तो उसको आने जाना चाहिए और रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल भी जिसे दिया है कि जितने मेजर रिवोल्यूशंस आए हैं वो सब जो है आपका पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के साथ, कोलैबोरेशन के साथ ही आया है, प्राइवेट सेक्टर के साथ। जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने एम एस स्वामीनाथन का हेल्प लिया, व्हाइट रिवोल्यूशन वर्गीज कुरियन को हम जानते हैं, आधार यूनिवर्सल सर्विस जो है इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें नंदन निलेकानी का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। आईटी रिवोल्यूशन अगर हम देखें तो सैम पित्रोदा का काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म रोल था आपका। ये सारा जो बेसिकली कोलैबोरेटिव है, ब्यूरोक्रेसी और प्राइवेट पार्टनर एनजीओ ने मिल करके इन रिवोल्यूशन को लेके आए हैं, इसीलिए हमें ब्यूरोक्रेसी में मेजर चेंजेस की जरूरत है, हमें कोलैबोरेटिव तरीके से जाने की जरूरत है, कोलैबोरेटिव ब्यूरोक्रेसी की हमें जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है नेशनल आर्काइव्स विल बी सेफ मिनिस्टर, तो ये बेसिकली जो सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें कुछ बिल्डिंग्स डिमोलिश होने वाली है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ पास्ट, बाकी कुछ भवन है, तो इसमें नेशनल आर्काइव का भी शायद डिमोलिश हो सकता है। तो इसमें मिनिस्टर ने कहा है कि नेशनल आर्काइव जो बिल्डिंग है, जिसमें आर्काइव मतलब कि जो पुराने जो म्यूजियम्स टाइप के जो चीजें हैं जो वो रखी गई है यहाँ पर सहेज कर, तो ये सही रहेगा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हम सेफली रखेंगे। जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल आर्काइव है क्या, तो ये जो बेसिकली इसको शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से, अभी जो प्रेजेंट बिल्डिंग है 1926 में दिल्ली शिफ्ट किया गया था, और इसमें एक अनेक्स बिल्डिंग ऐड किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये नेशनल आर्काइव का मोटा मोटी है जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इंडियन गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, इसको हमने ऑलरेडी कवर किया है पहले, और नेशनल म्यूजियम जो है उसको भी हमने कवर किया है, तो इसको आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस एडिटोरियल आर्टिकल में जाकर के, ये क्या है, कब बना है, उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स है। नेक्स्ट आपका है इंडिया इन टच विद ईरान ओवर फरजाद बी शेयर गवर्नमेंट, तो ये ईरान, ये जो हुआ है आपका ईरान में जो एक पाइप आपका गैस फील्ड है फरजाद बी रीजन, ये बेसिकली डिस्कवर किया गया था ओएनजीसी विदेश ने, एक कंसोर्टियम था उसमें ओएनजीसी विदेश मेजर पार्टनर थी जिसने इसको डिस्कवर किया। लेकिन अभी जो क्या हो रहा है, ईरान ने कहा है कुछ दिन पहले ही कि हम इसको डोमेस्टिकली डेवलप करेंगे, मतलब हम उनकी जो अपनी जो फर्म है उसको उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो नाम है आपका पेट्रोपार्स। तो इस पे जो कहा जा रहा है कि बेसिकली ओएनजीसी को मिलना चाहिए था इसका, क्योंकि ओएनजीसी ने काफी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है डिस्कवरी में। तो इसमें जो है मिनिस्टर ने कहा है अभी कि कुछ बाद में ईरान ने कहा है कि हम बाद में इंडिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए जो तो है आपका ये लोकेशन क्या है, फरजाद बी गैस फील्ड का लोकेशन आपको जानने की जरूरत है ज्योग्राफी में। ये पर्शियन गल्फ में है, ये जो आप पर्शियन गल्फ देख रहे हैं ईरान और सऊदी अरेबिया और यहाँ पे यूएई के बीच से जो मूव करता है आपका,
कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन जो है, एक्सप्लोरेशन का जैसे मैंने कहा आपको, ये साइन हुआ था 2002 में, जो इंडियन कंसोर्टियम थे, इंडियन की कुछ कंपनियां थी, जिसमें ओएनजीसी विदेश था आपका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन था, ऑयल इंडिया था, इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जो जिसने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और इसको एक्सप्लोर किया। तो अभी जो है बेसिकली इंडिया का कंसर्न है कि इसको डेवलपमेंट का जो फील्ड एक्सट्रैक्शन जो है वो भी हमारे फर्म को मिलना चाहिए था, ओएनजीसी को मिलना चाहिए था, ताकि हम इससे रिवेन्यू कमा सके। तो ये बेसिकली यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये सऊदी अरेबिया आप देख रहे हैं, यूएई, और ये ईरान है, ये यहाँ पे बेसिकली आपका फील्ड है, गैस फील्ड। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, चाइना कंप्लीट्स तिब्बत हाईवे, ये स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है आपका चाइना का, उसको इन्होंने हाईवे को कंप्लीट किया है तकरीबन 7 सालों में, थ्रू वर्ल्ड डीपेस्ट कैनियन इन तिब्बत। वहां से ब्रह्मपुत्र रिवर से गुजरती है ये। इससे क्या होगा, उनको जो है चाइनीज मिलिट्री को या चाइनीज गवर्नमेंट को एक्सेस मिलेगा इस रिमोट एरिया को, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर में है, डिस्प्यूटेड भी है। तो एक है ना, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल सिक्योरिटी में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में आप इसको लिख सकते हैं कि हमें जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बढ़ाने की जरूरत है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी देख चुके हैं लद्दाख लेह में तकरीबन, और उसमें चाइना कैसे रोल प्ले कर रहा है और चाइना कैसे हमें सर्कमवेंट कर रहा है। तो इसमें आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। 7 सालों में इसको कंप्लीट किया गया है बेसिकली, और ये जो है सिग्निफिकेंट सेकंड पासवे टू मेडॉक कंट्री दैट बॉर्डर्स अरुणाचल, यहाँ पे बेसिकली इसको एक्सेस मिलेगा चाइना को आसानी से, मेडॉक कंट्री जो अरुणाचल बॉर्डर में है। ये डिस्टेंस जो है बेसिकली 180 किलोमीटर हो जाएगा आपका 346 किलोमीटर से, और ट्रेवल टाइम भी 8 घंटे से कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, जो हमारे लिए कंसर्न है, उसको लेकर के आप इसको लिख सकते हैं कि हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बॉर्डर एरिया में करने की जरूरत है, और फॉरेन पॉलिसी में हमें क्या करना है उसमें आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सोनिया फॉर फ्री एजुकेशन टू दोज ऑर्फेनेट इन दी पेंडेमिक। तो ये सोनिया गांधी ने कहा है कि भाई जो भी ऑर्फेनेट हो गए बच्चे, जिनके माँ बाप चले गए कोविड में, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय क्या है, ये आपके लिए जरूरत है प्रीलिम्स में अगर पूछा जाता है तो। ये बेसिकली सीबीएसई एफिलेटेड को एजुकेशन स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, जो कि जिसमें 6 से 12 क्लास की पढ़ाई होती है, और इंट्रेंस के लिए 6 क्लास में आपको एक सिलेक्शन टेस्ट पास करना पड़ता है, जो कि काफ़ी है ना टफ एक टेस्ट है। और इसमें फ्री एजुकेशन मिलता है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, स्कूल यूनिफॉर्म, हॉस्टल फैसिलिटी सारी फ्री है। तो ये बेसिकली है ना राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था ये इसको। स्टूडेंट गिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6। तो ओनली है बेसिकली, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन चाहिए हो इंडिया में। ये नवोदय विद्यालय समिति इसको मैनेज करती है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी के अंदर में आती है। इसके चेयरमैन कौन है, तो मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयर करते हैं इस बॉडी को, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये इसके बारे में, नवोदय विद्यालय के बारे में अगर पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो इसको नवोदय विद्यालय समिति है, किसके अंदर आती है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, और इसके हेड कौन है, तो ऑनरेबल मिनिस्टर होते हैं। ये क्या है, इसके बारे में आपने समझ लिया। सीबीएसई एफिलिएटेड होता है, 6 से 12 क्लास, फ्री एजुकेशन है, सिलेक्शन जो होता है इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिका से ईएसए। तो ये बेसिकली जो एक लार्जेस्ट आइसबर्ग जो है, ये ग्लेशियर से ब्रेक हुआ है, ये वेडल सी आप देख रहे हैं। इसका नाम रखा गया है, A76। तो लार्जेस्ट आइसबर्ग है। आइसबर्ग क्या होता है, बेसिकली बड़ा आइस का ब्लॉक हो गया एक तरह से, इसे यहाँ पे इस तरह से जो फ्लो करता है आपका सी पे फ्लोट करता है। तो ये लार्जेस्ट इन आइस ब्लॉक टू डिसलॉज इन रीजन एक्यूटली वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज यहाँ पे देखा जा रहा है आपका बेसिकली अंटार्कटिका में। ये जो है अभी तक जो लार्जेस्ट था आपका स्पेनिश आइलैंड में ऑफ माजोर्का A76, ये इससे थोड़ा बड़ा है आपका। इसका मेजरमेंट दिया गया है, 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है, इतना स्क्वायर फीट इसका एरिया है बेसिकली। आइसबर्ग जो है फॉर्म व्हेन द ह्यूज चंक ऑफ आइस ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम आइस शेल्स और ग्लेशियर्स एंड बिगिंग टू फ्लोट इन ओपन वाटर। तो ये इसे आइसबर्ग कहा जाता है। बेसिकली एक लार्ज जो ग्लेशियर होता है, उससे अगर टूट के, जैसे आप देख रहे हैं, टूट के जो है वो निकल जाता है और रिवर में, सी में जो है, समुद्र में फ्लोट करता है, ओशियन में, उससे हम कहते हैं ग्लेशियर, आइसबर्ग। तो काफी बड़ा होता है साइज में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं कैसा लगा आपको वीडियो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। थैंक यू फ्रेंड्स।